हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के मैथ चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग त्रिकोणमिति टॉपिक को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों हैं। त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है। किसी भी टॉपिक को पहले पढ़ने से हम लोग उसके बारे में, उसका क्या उपयोग है, कहाँ उसका उपयोग किया जाता है, उनके बारे में डिटेल से जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति का उपयोग क्यों होता है, कहाँ पे इसका उपयोग होता है, आखिर ये त्रिकोणमिति है क्या। तो आप लोग कभी ऐसा सोचे होंगे उसका पानी कितना गहरा है, वो समुद्र कितना गहरा है, इसका गहराई का कैसे पता लगाया जाता होगा। समुद्र की गहराई का कैसे पता लगाया जाता होगा। अगर कोई मीनार है तो हम मीनार की ऊंचाई का कैसे पता लगाएंगे। अगर कोई हमसे पूछे कि जो इस मीनार का लंबाई क्या है, अगर ये कोई मीनार है तो ये कितने लंबा है, अगर कोई पूछे तो हम कैसे बताएंगे। अगर हम किसी छत पे खड़े हैं और नीचे हम किसी गमले को देख रहे हैं, जिस गमले में फूल लगा है, हम उस गमले को देख रहे हैं, तो हम कैसे पता चलेगा कि मेरे और उस गमले के बीच की दूरी क्या है। तो उन सभी चीजों के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। एक बात और ध्यान देने वाली है, त्रिकोणमिति में मुख्यतः समकोण त्रिभुज की चर्चा होती है, अर्थात त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे ही आधारित है। आपको त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले समकोण त्रिभुज का डिटेल होना बहुत जरूरी है, अर्थात समकोण त्रिभुज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे समकोण त्रिभुज होती क्या है। तो 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण का माप 90 डिग्री हो, अर्थात वे त्रिभुज जिनके एक कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग समकोण त्रिभुज को जान लिए। अब सबसे पहले जानने वाली ये बात, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। ये हमेशा फिक्स होता है समकोण त्रिभुज में, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। और लंब और आधार तो आप जानते ही होंगे, ये त्रिभुज जहां बना हुआ है, जहां पे कोई चीज स्थित होता है तो उसके निचले वाले हिस्से को आधार कहा जाता है। कोई भी 2D फिगर हो, 3D फिगर हो, अगर वो किसी चीज पे स्थित हो तो उसके नीचे वाले हिस्से को आधार बोला जाता है। तो अब शेष बचे इस भुजा को लंब कहते हैं। तो हम लोग जान चुके हैं इस समकोण त्रिभुज में हम लोग कर्ण किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे और लंब किसे कहेंगे। तो फिर से एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अब हम लोग देखते हैं ये हमेशा फिक्स होता है, मतलब ये पूरा निश्चित ही है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण होगा, और जिस जहां पे वो फिगर, वो 2D फिगर हो या 3D फिगर हो, वो जहां पे स्थित होगा उसे हम आधार कहेंगे और शेष बचे भुजा को लंब कहेंगे। तो त्रिकोणमिति मुख्यतः समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। अब आप समकोण त्रिभुज समझ गए। अब हम लोग चर्चा करेंगे इस त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है ये भी हम लोग जान चुके हैं कि जो त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता है। तो त्रिकोणमिति का उपयोग वहां होता है जैसे समुद्र तल की गहराई को नापने में, ऊंचे मीनार की लंबाई को मापने में। अगर हम किसी छत पे खड़े हैं और नीचे में कोई गमला हम देख रहे हैं तो उस गमले और हमारे बीच की दूरी को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। अगर हम त्रिकोणमिति इस शब्द को खंडित करें तो ये होता है त्रि जोड़ कोण जोड़मिति। इसका अर्थ होता है, त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण, आप जानते ही होंगे एंगल, और मिति का अर्थ होता है माप, यानी मापना, मेजरमेंट। ठीक, तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ ये होता है 3 कोण को मापना, अर्थात
त्रिकोणमिति वो है जिससे कि हम किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का अध्ययन कर सके, उसे ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का इंग्लिश ट्रिग्नोमेट्री होता है, जो कि ग्रीक शब्द से बना है। ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से बना है? ग्रीक शब्द से बना है। ग्रीक के 3 शब्द से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना है। तो वो कौन कौन है? ट्री, गोन, जोरमेट्रॉन, ये 3 शब्द मिलकर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म किया है। ट्री का अर्थ होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड या भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट। तो हम लोग जान चुके हैं त्रिकोणमिति का पढ़ाई किस लिए करते हैं, इसका उपयोग क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हम इनका पूरा डिटेल में जान चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसके सिंबल के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे एडिशन, जोड़, जिसका सिंबल ये था, सब्सट्रैक्शन, जिसे हम लोग घटाव कहते हैं, उसका सिंबल ये था, मल्टीप्लिकेशन, जिसका सिंबल ये था। मतलब हर एक वो चीज जो मैथमेटिकल टर्म है उसका कोई ना कोई सिंबल होता है, वैसे ही त्रिकोणमिति का भी एक अपना सिंबल है। जैसा कि हम लोग अभी बोले हैं कि जो मैथमेटिकल का हर एक टर्म का कोई ना कोई सिंबल होता है, वैसे ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी एक सिंबल होता है जिसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का सिंबल है जिसे हम लोग थीटा कहते हैं। तो हम लोग ये भी जान चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का सिंबल क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का सिंबल थीटा होता है, थीटा। अब इसका मतलब, इस थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा का मतलब होता है न्यून कोण। थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा का मतलब होता है न्यून कोण। तो अब हम लोग इतना जान चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, उसका उपयोग देख चुके हैं, उसका सिंबल क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे ये त्रिकोणमिति पे सवाल कैसे आती है, सवाल इस पे कैसे बनाया जाता है। तो त्रिकोणमिति, सबसे पहले हम बोल चुके हैं कि जो त्रिकोणमिति में मुख्यतः समकोण त्रिभुज की बात की जाती है, अर्थात समकोण त्रिभुज पे आधारित इस पे सवाल बनते हैं। जो भी सवाल बनेंगे उस समकोण त्रिभुज से रिलेटेड होगा। तो समकोण त्रिभुज में तो हम ये समझ चुके हैं कर्ण किसे कहेंगे, लंब किसे कहेंगे और आधार किसे कहेंगे। तो कर्ण किसे कहेंगे? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे। ये हमेशा फिक्स होगा, जहां भी 90 डिग्री होगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण ही होगा, हमेशा वो फिक्स रहेगा। उसके बाद वो जिस पे स्थित है वो आधार होगा, और ये उसका बाकी जो शेष भुजा बचा है वो लंब होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो अगला टर्म आता है इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, अगला टर्म क्या आता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात वो होता है कि समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज के, अर्थात इस त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा के अनुपात को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। चाहे वो कोई भी भुजा का अनुपात हो, कर्ण बटे लंब, या लंब बटे आधार, या कर्ण बटे आधार। तो समकोण त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का,
किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग समझ चुके हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन 6 होते हैं? तो हम लोग जान लेते हैं। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जैसे कि हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात। अब कोई भी अनुपात लीजिए, जैसे हम लोग लिए थे कर्ण बट्टे लंब, या हम लोग ले ले लंब बट्टे कर्ण, तो ये 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कितने अनुपात होते हैं? 6। अब इन 6 अनुपातों को कुछ ना कुछ नाम दे दिया गया है। वही नाम ये है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। उन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का ये नाम है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो हम लोग क्या समझे? त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जब 6 होते हैं तो इन्हीं का नाम दे दिया गया है। इन्हीं सब त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या किया गया है? नाम दिया गया है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। अब हम लोग बात करेंगे साइन बराबर क्या होता है। तो साइन बराबर, चूंकि ये साइन क्या है? एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन बराबर होता है लंब और कर्ण का अनुपात। साइन बराबर क्या होता है? लंब और कर्ण का अनुपात। क्या होता है साइन बराबर? लंब और कर्ण का अनुपात। चूंकि हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें से पहला साइन है, दूसरा कोस है, तीसरा टेन है, चौथा कोसेक है, पांचवा सेक है और छठा कोट है। तो इसी साइन, साइन किसका किसका अनुपात होता है? तो लंब और कर्ण का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। अब भाई कोस किसे कहते हैं? तो कोस हम लोग कहते हैं आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? कोस कहते हैं। आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? कोस कहते हैं। त्रिकोणमिति आपको बिल्कुल इजी तरीके से 1 बाय 1 स्टेप करके समझा दिया जाएगा। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, टोटल ही वीडियो देखते रहिएगा। बिल्कुल त्रिकोणमिति आसान है। ऐसा एक भी सवाल नहीं है जो आपके एग्जाम में ना बने आपसे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको इसी तरीके से त्रिकोणमिति में पूरा, त्रिकोणमिति ही नहीं बल्कि बिहार बोर्ड के पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस का पेपर हो, सोशल का पेपर हो, हिंदी का पेपर हो या मैथ का पेपर हो, कोई भी पेपर हो ऐसे ही कवर करवाएंगे। तो हम लोग थे कोस। कोस बराबर है क्या होता है? आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग कहते हैं कोस। अब टेन किसे कहते हैं? तो लंब और आधार के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? टेन कहते हैं। लंब और आधार के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? टेन कहते हैं। तो टेन टेन किसे कहते हैं? लंब और आधार के अनुपात को हम लोग टेन कहते हैं। ठीक। अब कोसेक देखिए, ये साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन का ही उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। मतलब जैसे साइन का था, साइन बराबर क्या था? हमारा लंब और कर्ण का अनुपात था साइन। तो कोसेक हमारा हो जाएगा कर्ण और लंब का अनुपात। क्या हो जाएगा? कर्ण और लंब का अनुपात हो जाएगा कोसेक। कोसेक हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण और लंब का अनुपात। यहाँ साइन का अनुपात था लंब और कर्ण, यहाँ कोसेक का अनुपात हो जाएगा कर्ण और लंब। अब हम लोग देख लेते हैं सेक। कोस का उल्टा सेक होता है। कोस का है आधार बट्टे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार।
अब टेन, जैसे साइन का उल्टा कोसेक हुआ, कोस का उल्टा सेक हुआ, वैसे ही टेन का उल्टा कोट होता है। तो टेन का क्या है अनुपात, लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। तो हम लोग इतना चीज समझ चुके हैं, कि त्रिकोणमितीय अनुपात होती क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात वो होती है समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं, 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। अब साइन का क्या होता है, तो लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन कहते हैं। कोस आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग कोस कहते हैं। टेन लंब और आधार के अनुपात को हम लोग टेन कहते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट होता है। कितना सिंपल था, बिल्कुल इजी। बस आपको ध्यान देना है, आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग पहले ही जान चुके हैं, ये क्या है, ये त्रिकोणमिति का सिंबल है जिसको हम कहते हैं थीटा। इस थीटा का मीनिंग होता है, इस थीटा का मतलब होता है न्यून कोण। क्या होता है, इस थीटा का मतलब होता है न्यून कोण। आप लोग न्यून कोण जानते होंगे, वैसे कोण जो 0 से 90 डिग्री के बीच का हो, अर्थात 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में भी जान चुके हैं। समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक कोण 90 डिग्री का होगा तो ये अन्य दो कोण, बाकी जो दो कोण होगा वह न्यून कोण होगा। स्पष्ट है, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का हो चुका है, तो अन्य दो कोण, ये कोण और ये कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। इसका कुछ वैल्यू होगा वो न्यून कोण होगा, इसका भी जो वैल्यू होगा न्यून कोण होगा। तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं थीटा का मतलब न्यून कोण होता है। तो अब आपका सवाल, आपके जो त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 है और 8.2 है, इसी बेसिक थ्योरी पे बनेगा। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो आपके बुक एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 का ना बने। तो अब हम लोग देख लेते हैं, चूंकि ये 90 डिग्री का है ही, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। अब हम लोग देखते हैं, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, तो थीटा या तो थीटा यहां होगी या थीटा यहां होगी, क्योंकि थीटा का मतलब होता है न्यून कोण। तो न्यून कोण इस त्रिभुज में तो दो ही जगह बाकी दिख रहे हैं, या तो यहाँ न्यून कोण होगी या यहाँ न्यून कोण होगी। दोनों, ये दोनों तो न्यून कोण है, या तो थीटा हम यहाँ दे या यहाँ दे। अगर हम ये थीटा यहाँ देते हैं तो हमारा लंब थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाता है। याद रखना होगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपको सवाल में करने के लिए मिलेगा ही, आपको ध्यान देना होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। चाहे ये थीटा यहाँ हो तो ये लंब हो जाएगा, अगर ये थीटा यहाँ होगा तो ये लंब हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। शेष बची भुजा आधार हो जाएगी। तो सिर्फ परस्पर लंब और आधार चेंज होते रहता है, किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग। थीटा जहां रहेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा। अभी थीटा यहाँ है तो उसके सामने वाली भुजा लंब है, अगर थीटा यहाँ होता तो ये लंब होता। लेकिन कर्ण एक ही जगह पे होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण ही होता है। अब हम लोग समझ चुके हैं थीटा किसे कहते हैं, तो थीटा का मतलब न्यून कोण होता है। अब हम लोग देख लेते हैं, चूंकि हम लोग इससे पीछे पढ़ चुके हैं, साइन का मतलब होता है क्या,
लंब और कर्ण का अनुपात। क्या होता है? लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है? साइन कहलाता है। तो सबसे पहले हमको तो ऐसे नामांकन करना होगा कि जो थीटा मेरा कहाँ है, क्योंकि थीटा जहां होगा उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहती है, आधार ये हो जाएगी। अब जब पूछ दिया जाएगा कि जो इस त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर क्या होगा, पूछ दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। क्योंकि हम लोग साइन का तो मतलब समझ चुके हैं, साइन का मतलब होता है लंब और कर्ण, यहाँ थीटा लग चुका है तो हम लोग देखेंगे ये थीटा जो है वो समकोण त्रिभुज में कहां पर है। तो हम लोग इस त्रिभुज में देख रहे हैं ये थीटा जो है ना ए के कोण पे ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब, और हमसे पूछा जा रहा है साइन थीटा। तो सबसे पहले हम फिगर में थीटा देखेंगे, तो थीटा कहाँ पे है, तो थीटा है ए के पास थीटा है, कोण ए के पास थीटा है, तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब। तो इस अनुसार थीटा के अनुसार लंब मेरा क्या हो गया, बी सी, बी और सी मेरा लंब हो गया। और उसके बाद कर्ण, तो कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण एसी मेरा कर्ण हो गया। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, बीसी बटे एसी। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, बीसी बटे एसी। निकाले कैसे, तो वो भी आप देख लीजिए कि जो चूंकि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अब साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, हमको निकालना है मान साइन थीटा का। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिगर में थीटा है कहाँ, तो थीटा हमारा यहाँ था। जब मेरा थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो मैंने लिख दिया बीसी लंब, और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ हम लोग लंब लिख दिए, कर्ण क्या है 90 डिग्री के सामने की भुजा एसी कर्ण है, लिख दिए। अब हम लोग को आ चुका है साइन थीटा बराबर बीसी बटे एसी। अब हम लोग देखते हैं इसी प्रकार हम लोग को कोस थीटा का मान पूछ दे, कोस थीटा का मान पूछते कि कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग फिगर देखेंगे थीटा कहाँ पे है, थीटा यहाँ है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कोस बराबर होता है, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। मतलब कोस आधार और कर्ण के अनुपात को, आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, कोस कहते हैं। तो हम लोग देखें कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, यहाँ है थीटा, तो हम लोग देखेंगे थीटा कहाँ है, थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार, आधार है ए बी, और कर्ण क्या है, तो कर्ण यही है ए सी, चूंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण ए सी। थीटा का मान निकल गया। अब निकालना है हमको टेन थीटा का मान। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे टेन बराबर क्या होता है, तो टेन होता है लंब और आधार का अनुपात। लंब और आधार के अनुपात को क्या कहते हैं, टेन कहते हैं। लंब और आधार के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, टेन कहते हैं। तो यहाँ देखना है थीटा, थीटा कहाँ पे है, तो थीटा यहाँ पे है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब क्या है बी और सी मेरा लंब है। और आधार क्या होगा भाई, तो आधार ये है मेरा ए और बी आधार होगा। इसी प्रकार आप अब खुद से कोसेक का निकालिए, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, और कोट थीटा बराबर क्या होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है क्या, साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं सवाल कैसा होगा, किस प्रकार का सवाल होगा हमारे चैप्टर में। ठीक, तो हमारे एक्सरसाइज 8 पॉइंट में कैसा सवाल है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सब समझ चुके हैं, तो क्या क्या हम लोग समझे हैं, हम लोग समझे हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमिति का जो सिंबल है थीटा उसका मतलब क्या होता है,
ये थीटा कहाँ होने पे लंब कहाँ होगा। तो सबसे खास बात जो हम लोग समझे हैं, इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा वो कर्ण होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगा। इतना चीज हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग डायरेक्ट सवाल की ओर जाएंगे। सवाल करने से पहले एक और चीज हम लोग ध्यान दे देते हैं, वो ये है कि समकोण त्रिभुज, क्योंकि हम लोग क्लास स्टार्ट होने से ही पहले हम बोल चुके थे कि जो अगर हमको त्रिकोणमिति पढ़ना है, त्रिकोणमिति अच्छे से जानना है, अगर हम ये चाहते हैं कि त्रिकोणमिति में एक भी सवाल हमसे ना छूटे, तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से जानना होगा। तो समकोण त्रिभुज के बारे में तो हम लोग इतना जान चुके हैं कि भाई जहां 90 डिग्री होगा उसके सामने का जो भुजा होगा वो कर्ण होगा, थीटा जहां होगा उसके सामने की जो भुजा होगा वो लंब होगा, और बाकी शेष बचा भुजा आधार होगा। इतना चीज तो नॉर्मल है, लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं। और उम्मीद है हमको ये भी जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय वो होता है जो स्पेशली इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज में यूज किया जाता है। समकोण त्रिभुज के किसी भी अगर कोई दो भुजा दिया हुआ हो तो तीसरे भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। अब ये पाइथागोरस प्रमेय है क्या? तो पाइथागोरस प्रमेय ये है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। इसका जो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस विधि द्वारा, इस मेथड द्वारा हम लोग अगर कोई भी दो भुजा दिया हुआ हो तो समकोण त्रिभुज के हम तीसरे भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं तो हम लोग देख लेते हैं। अगर ये हम लोग का मेन फॉर्मूला हो चुका है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अगर सिंपली हम कर्ण बराबर लिखे, कर्ण बराबर क्या होगा, तो ये स्क्वायर अगर बराबर के उधर जाएगा तो टोटल पे क्या होगा, रूट हो जाएगा। इतना तो जानते होंगे आप लोग। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला है। क्या है दूसरा फॉर्मूला? तो दूसरा फॉर्मूला ये है लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इतना चीज समझ चुके हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय वो विधि है जो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा का माप दिया हुआ हो तो हम तीसरे भुजा के माप को आसानी से निकाल सकते हैं। उस निकालने की विधि जो होता है उसी विधि को हम लोग पाइथागोरस कहते हैं। पाइथागोरस ने बताया कर्ण स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होगा। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वैसे ही लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट अंडर आ जाएगा, तो सिंपली हम यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रूट अंडर हो जाएगा। यहाँ हो गया लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, तो अब हम लोग इतना चीज तो समझ चुके हैं कि भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो हाँ, पाइथागोरस प्रमेय वो होता है जिसके द्वारा अगर समकोण त्रिभुज में हमको दो भुजा का माप दिया हुआ हो तो हम तीसरे भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, ये लंब आधार और कर्ण लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं,
जिसे हम लोग H द्वारा सूचित करते हैं। कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं? H द्वारा सूचित करते हैं। लंब को हम लोग, लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग P द्वारा सूचित करते हैं। उसके बाद आधार का इंग्लिश होता है बेस, जिसे हम लोग B द्वारा सूचित करते हैं। क्योंकि हम लोग बार बार कर्ण, लंब और आधार लिखते हैं तो थोड़ा सा दिखने में भी प्रॉब्लम हो जाता है, इसी कारण अब हम लोग शॉर्टकट वर्ड का यूज करेंगे। H फॉर हाइपोटेनियस, जिसका मतलब कर्ण होता है, P फॉर परपेंडिकुलर, जिसका मतलब लंब होता है, B फॉर बेस, जिसका मतलब आधार होता है। अब हम लोग देख लेते हैं, इतना चीज हो चुका है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे कर्ण का फॉर्मूला हम लोग क्या बताए? कर्ण जिसे हम लोग H कहते हैं, तो कर्ण का फॉर्मूला हम लोग बताए थे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा? P पे स्क्वायर प्लस B पे स्क्वायर। तो H बराबर क्या हो गया हमारा? P पे स्क्वायर प्लस B पे स्क्वायर। तो H हम किसे कहते हैं? तो H हम कहते हैं हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण को, P हम कहते हैं परपेंडिकुलर अर्थात लंब को, और B हम लोग कहते हैं बेस अर्थात आधार को। ऐसे ही हम लोग P बराबर देख लेते हैं, तो P बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। वैसे ही B बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो ये आपके तीन फॉर्मूला है जो त्रिकोणमिति में अत्यधिक यूज होने वाला है, अर्थात ये तीन फॉर्मूला का आना नेसेसरी है। अगर ये तीन फॉर्मूला आपको याद है तो त्रिकोणमिति का लगभग 50% सवाल आपको यूं ही सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इन तीनों फॉर्मूला को क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो क्या क्या हो गया? H हाइपोटेनियस, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इतने चीज हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं सवाल। सवाल कैसा होता है? तो त्रिकोणमिति में सवाल कुछ ऐसा होता है, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन क्या? साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो टेन थीटा का मान निकालें। आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दिया रहेगा, साइन थीटा का जो है वैल्यू वो 3/5 है, तो आप टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। तो आप अब कैसे कीजिएगा? तो भाई हम जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है साइन का फॉर्मूला? लंब बटे कर्ण। तो साइन का तो फॉर्मूला ये होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हमको दिया कितना है? लंब बटे कर्ण हमको 3/5 दिया हुआ है, 3/5। तो ऊपर वाले को वैल्यू जो होता है, लंब का वैल्यू 3 हो जाएगा और कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लंब का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 और कर्ण का वैल्यू 5 हो जाएगा, अर्थात लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? P बराबर 3 हो जाएगा और कर्ण H बराबर 5 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गई। भाई हमको क्वेश्चन दिया हुआ था साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर दिया था 3/5, टेन थीटा का वैल्यू पूछा। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते थे साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, दिया है 3/5, तो लंब P बराबर हो गया 3, कर्ण H बराबर हो गया 5। अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके आधार, चूंकि हम लोग को निकालना है टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार। क्या होता है टेन थीटा का फॉर्मूला? लंब बटे आधार। तो यहाँ हमको लंब तो दे चुका है लेकिन आधार नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग आधार निकाल लेंगे, क्योंकि लंब और कर्ण तो हमको मालूम है और हम लोग जान चुके हैं। अगर समकोण त्रिभुज में किसी भी दो भुजा का माप दे दिया है तो तीसरे भुजा के माप को हम आसानी से निकाल सकते हैं। किस विधि द्वारा? तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लोग
निकाल सकते हैं। तो हमको लंब और कर्ण दे दिया है, हमको आधार निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का फॉर्मूला b बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं आधार का फॉर्मूला होता है b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हमारा h है 5 पे स्क्वायर माइनस 3 पे स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू रूट अंडर 16 इक्वल टू 4। तो ये प्रोसेस आप लोग को समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि हम सिंपली कुछ नहीं किए, पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज किए और उस पे वैल्यू पुट करके उसका सॉल्यूशन किए। तो क्या क्या किए, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में दिया था, फिर से समझ लेते हैं। साइन थीटा बराबर 3/5 दिया था, मान पूछा था टेन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब मेरा 3 था, कर्ण मेरा 5 था। लंब को हम लोग p द्वारा सूचित करते हैं, कर्ण को s द्वारा सूचित करते हैं। तो ये हो गया p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5। हमको b का वैल्यू निकालना था, क्योंकि हमको टेन थीटा के लिए ये b भी चाहिए, p और b चाहिए, h नहीं चाहिए था, लंब और आधार चाहिए था। तो आधार निकालने के लिए हम लोग क्या किए, पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज किए। पाइथागोरस फॉर्मूला आधार बराबर कहता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अर्थात एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू क्या था, 5 था, तो 5 पे स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किए तो 25, 3 का स्क्वायर किए तो 9। अब इनको माइनस करेंगे, 25 माइनस 9 इक्वल टू 16 इक्वल टू 4। तो हम लोग b का वैल्यू क्या आ चुका है, 4 आ चुका है। b का वैल्यू, b का वैल्यू हमको पता था, दिया ही हुआ था, और b का वैल्यू हमको मालूम चल गया है 4। तो हम लोग का टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब p बराबर 3 और आधार b बराबर 4। ये हम लोग का आंसर हो गया। इसी प्रकार इस पे सवाल बनाया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आगे भी हमारे चैनल पे आती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, अभी अभी वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो का मैसेज आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब चूंकि हम लोग क्लास आज से स्टार्ट ही किए हैं, ऐसा ऐसा वीडियो हम लोग पार्ट वाइज बना के हर एक चैप्टर, चाहे वो मैथ का हो या साइंस का हो या सोशल साइंस का हो या हिंदी का हो, बिहार बोर्ड का सभी सब्जेक्टों का हम लोग तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल अच्छे से, ऐसे इजी वे में करवाएंगे जो आप लोग एक बार वीडियो देखिएगा बिना स्किप करके, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा त्रिकोणमिति का पार्ट 1 था। हम लोग पार्ट 2 या पार्ट 3 तक त्रिकोणमिति के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अभी तो हम लोग बेसिक थ्योरी कुछ कुछ पढ़े हैं, इसके हिसाब से हम लोग इस पे कुछ सवाल भी देखे हैं, और इसी पे आधारित आपका एक्सरसाइज 8.1 है। अगर आपको एक्सरसाइज 8.1 में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वहां आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हम लोग जिस सवाल में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा उसका हम लोग वीडियो में भी उसको मेंशन कर लेंगे। तो एक बार और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि अब ऐसा वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होते रहेगा। हम लोग बिहार बोर्ड का इस लॉकडाउन में पूरे अच्छे से, जिसको कहते हैं स्टेप वाइज 1 बाय 1 करके अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे और अच्छा से अच्छा नॉलेज